बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान में होने वाली शंघाई ताउन तंजीम में शिरकत के लिए भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर इस्लामाबाद का दौरा करेंगे। भारतीय दफ्तर ख़ारजा की जानिब से बताया गया कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा का शंघाई ताउन तंजीम में शिरकत के लिए दौरा पाकिस्तान अब शेड्यूल किया गया है और दौरा पाकिस्तान के ऐलान पर साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर का यह कहना है कि हमें जयशंकर के इस दौरे को मुस्बत लेना चाहिए क्योंकि SCO समिट की अपनी एक अहमियत है। उनका यह कहना था कि हमें भारतीय वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान आमद के फैसले को सराहना चाहिए। SCO का जो इजलास है ये बहुत अहम है और मौजूदा सूरत हाल में इसकी अहमियत और भी बढ़ गई है। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास 15 से 16 अक्टूबर तक पाकिस्तान में शेड्यूल है। पाकिस्तान और भारत शंघाई ताउन तंजीम के मुस्तकिल रुकन है। अब ये पेशरफ्त सामने आई है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जगह भारतीय वज़ीर ख़ारजा आ रहे हैं। पहले ये इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी पाकिस्तान आ सकते हैं, लेकिन जो है वो अब नहीं आ रहे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा के दौरे पाकिस्तान को किस तरह से देखा जाना चाहिए और ये जो शंघाई ताउन तंजीम का इजलास है ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मौका तो है, लेकिन क्या पाकिस्तान की सिफारतकारी इससे कोई फायदा उठा सकती है या नहीं? हिना रब्बानी खर साहिबा इस वक्त मेरे साथ मौजूद, साबिक वज़ीर ख़ारजा, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। हिना रब्बानी खर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये जो जयशंकर के आने का फैसला है भारतीय वज़ीर ख़ारजा का, आप इसको किस तरह से देखती हैं? पाकिस्तान और कुछ तवक्को ये भी थी, दावत तामा तो था कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो है वो पाकिस्तान आते। क्या आपके ख्याल में इससे कोई फर्क पड़ता है या पड़ सकता है इस SCO समिट पर? देखिए, मेरी नजर में तो ये तवक्को जिनकी थी वो उनकी ही की होगी। मेरे नजर में तो इसका कोई चांस मुझे नहीं नजर आ रहा था। दूसरी तरफ जहाँ तक जयशंकर साहब की शमूलियत अटेंडेंस हटाने से, तो उसको हमें सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि ये एक मल्टीलैटरल समिट पाकिस्तान में होने जा रहा है। उस मल्टीलैटरल समिट का सक्सेस यकीनन डिपेंडेंट होता है कि हर मेंबर उस पे एक रीजनेबल लेवल ऑफ अटेंडेंस शो करे। तो पहले तो मैं इसको एक विन इस तरह कंसिडर करूंगी कि पाकिस्तान जिस समिट को होस्ट करने जा रहा है वहाँ पे इंडिया की कोई लोअर लेवल रिप्रेजेंटेशन नहीं आ रही। यकीनन हम चाहते हैं कि हेड ऑफ गवर्नमेंट लेवल रिप्रेजेंटेशन जो कि फोरम का रिक्वायरमेंट है वो आती, लेकिन वो नहीं हो रही, तो एटलीस्ट फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे अटेंडेंस हो रही है। तो पहले तो आप उस बॉक्स को टिक कर दें और कहें कि गेट गोइंग ऑन दैट पार्ट। दूसरी तरफ ये आ जाता है कि क्या ये देखिए, हमें जब पाकिस्तान SCO को होस्ट करने जा रहा है, पाकिस्तान SCO को कितनी इम्पोर्टेंस देता है उसमें कोई इसी किस्म का शक और शुबा नहीं होना चाहिए। दुनिया इस वक्त रीजनल फोरम्स में तकसीम हो रही है और रीजनल फोरम्स की अफरादियत और उनकी इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ रही है देन लार्जर इंटरनेशनल मल्टीलैटरल फोरम। तो उसको भी आप टिक कर दें। तीसरी तरफ आई थिंक ये होता है कि बायलैटरल लेवल पे क्या किसी किस्म की पेशरफ्त होगी। आई थिंक वो एक्सपेक्ट करना विल बी अनवाइज एंड अ लिटिल बिट फूलिश। लेकिन उससे कोई ये आपको उभान नहीं होना चाहिए कि हम एक विजिटिंग फॉरेन मिनिस्टर को पाकिस्तान की तरफ से एक वेलकमिंग तरीके से वेलकम करना चाहिए जो हमारी पाकिस्तानियत को रिफ्लेक्ट करे, जो हमारी हॉस्पिटैलिटी को रिफ्लेक्ट करे, जो हमारी स्टेट प्रोटोकॉल्स को, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीरियसली लेना रिफ्लेक्ट करे। आपने देखा कि जब फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया गए, गोवा गए SCO का ही समिट में रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, जो कि एक फॉरेन मिनिस्टर लेवल की रिप्रेजेंटेशन थी और वो फोरम भी फॉरेन मिनिस्टर का था। तो हमने भी एग्जैक्टली वही इन सम वेज फ्रेमवर्क ऑफ डिसीजन मेकिंग जो हमने इस्टेब्लिश किया कि ये एक मल्टीलैटरल फोरम है और इससे जो भी हमारी मुश्किलात बायलैटरल लेवल पे हैं, सतह पे हैं, उनसे अलहदा करके हमने SCO में अपनी प्रेजेंस को इस्टेब्लिश करना है। मेरे नजर में उनकी भी डिसीजन मेकिंग मैट्रिक्स में एग्जैक्टली यही प्ले ऑफ हो रहा है। अच्छा, लेकिन हिना रब्बानी खर साहब, हमने देखा जिस तरह से मल्टीलैटरल जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जिस तरह से सार्क का प्लेटफॉर्म है, अब वहां पर पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात है वो उस पर ज़ाहिर बात है असरअंदाज होते हैं, लेकिन उसमें आपको लगता है कि उसका कंपैरिजन SCO के साथ नहीं बनता? जिस तरह सार्क में अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मामला थे उन्होंने एक ऑलमोस्ट डिसफंक्शनल कर दिया है सार्क को, तो यहाँ पर जो SCO होगी या एलामिया होगा, क्या उस पर इसका फर्क पड़ सकता है जो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान मामला है? देखिए, मेरी नजर में इसके ऊपर
मतलब ये पेशगोई करना मेरे नजर में इससे इस वक्त कोई भी अगर कोई बायलैटरल गेन, लार्ज बायलैटरल गेन, सिग्निफिकेंट बायलैटरल गेन एक्सपेक्ट करेंगे तो वो थोड़ा सा वक्त से आगे बढ़े होंगे। इस वक्त हमें बायलैटरल लेवल पे हमारी कमिटमेंट ये होनी चाहिए कि हम उनको एक अच्छी एनवायरनमेंट में, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में उनको वेलकम कर सकें और उनको यहाँ पे फुली एज अ मल्टी रीजनल फोरम का पार्टिसिपेशन में उनको आसानी पैदा कर सके। लेकिन किसी किस्म का बायलैटरल वो एक्सपेक्ट करना मेरे ख्याल से गैर मुनासिब होगा। लेकिन यकीनन देखिए थोड़ा सा तो इससे रिफ्लेक्ट होता है ना कि वो एटलीस्ट आ तो रहे हैं पाकिस्तान में। तो बायलैटरली जैसे मैं कहती हूँ कि हमें कभी भी रिएक्टिव डिप्लोमेसी में प्ले नहीं करना चाहिए, जो कि ये होता है कि इंडिया ने हमारे साथ ठीक है तो हम भी अब उनको ये कर देंगे। लेट इंडिया भी इंडिया, लेट पाकिस्तान भी पाकिस्तान। पाकिस्तान को अपनी तहजीब, अपना कल्चर, अपनी पीस में होपफुली पीस मेकर का रोल या रीजन को आगे बढ़ाने का रोल को आगे लेकर जाना चाहिए। जहां तक आपका सवाल रहा सार्क और एससीओ में, उसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, बिकॉज सार्क में द टू एलिफेंट्स इन द रूम आर इंडिया एंड पाकिस्तान। और जब एलिफेंट्स आपस में लड़ाई करते हैं तो जैसे वो कहते हैं स्मॉलर स्टेट्स और वेदर इन साइज और सिग्निफिकेंस, उनका किसी किस्म का रहता नहीं है कि वो उसको आगे लेकर जाते हैं। यहाँ पे एलिफेंट्स इन द रूम आर फार बिगर एंड ब्राइटर परहैप्स देन इंडिया एंड पाकिस्तान। आपको पता है कि चाइना भी इसके मेंबर है, रशिया भी इसके मेंबर है, ईरान भी इनके मेंबर है। तो ये कम्प्लीटली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। आई थिंक कंपैरिजन बिटवीन द टू इज a little bit out of place. Alright, और जो ऑनगोइंग ग्लोबल इश्यूज हैं और खास तौर पर रशिया और चाइना के लिए जो इस वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनमें यूक्रेन का इशू एक इंपॉर्टेंट है, लेकिन पाकिस्तान और कुछ और ममालिक की पोजीशन उस हवाले से न्यूट्रल है। हाउ डू यू सी, आपको क्या लगता है कि ये जो एलामिया इसका एससीओ का आएगा, किन चीजों पर फोकस होना चाहिए? पाकिस्तान को कुछ लगता है कि वहां पर जो है वो पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है उसमें कुछ चीज हाईलाइट होनी चाहिए या हो सकती है? देखिए, एलामिया तो हर एक समझ में आता है और उसको सिर्फ वो लोग जो एलामिया बनाते हैं ज्यादा देखते हैं। उसका क्या इम्पैक्ट होगा अगर कोई इसमें कोई बहुत बड़ी कोई नई चेंज नहीं आती, उसमें लोग ये देखते हैं कि क्या ये सारे मुल्क किन चीजों पर इकट्ठे हुए हैं। तो अगर आप एससीओ की मेंबरशिप को जनरली देखें तो उसमें रशिया के अलावा, जो कि ऑब्वियसली वॉर का हिस्सा है, बाकी सबका यूक्रेन की वॉर से या रशिया और यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट में एक न्यूट्रल स्टैंड ही है। और ये मेरे नजर में एक अच्छी बात है, एक रुशाइन बात है। इसलिए क्योंकि इसमें ये बहुत डीप कॉन्फ्लिक्ट है, ये बहुत इसके ये कॉन्फ्लिक्ट 2 साल पहले नहीं शुरू हुई, इसके असरात कोल्ड वॉर के बाद करने के बाद, खत्म होने के बाद, और एक्सपेंशन ऑफ नेटो टू द ईस्ट सो टू स्पीक, कि बहुत सारी चीजें इसमें आपको देखनी पड़ेंगी। तो बाय एंड लार्ज देयर इज जनरली अ यूनानिमिटी ऑफ ओपिनियन। इसमें एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी कि इस वक्त जो फलस्तीन के ऊपर इशू है उसमें इंडिया स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एससीओ मेंबर्स। क्योंकि अगर आपने जो यूएन जनरल असेंबली में लेटेस्ट वोटिंग हुई फलस्तीन के इशू पे और उनका जेनोसाइड में जो आईसीजे में केस शुरू हो गया है उससे, तो आपने देखा तकरीबन बल्कि ऑल ऑफ द अदर एससीओ मेंबर स्टेट्स तो उसको फलस्तीन के हक में वोट किया। इंडिया उन 24 मुल्कों में से था जिन्होंने इसके खिलाफ, बल्कि 40 मुल्कों में था जिसने इससे एब्सटेन किया, मतलब फलस्तीन के हक में वोट नहीं किया। तो इन सम वेज एससीओ के मेंबर स्टेट्स में अगर आप देखें तो इंडिया स्टैंड आउट फॉर दैट वोट। ठीक है, राइट। मुझे लास्टली क्विकली बताइएगा, जो हमारा जो इंटरनल पॉलिटिकल एक माहौल है, आपके ख्याल में ये असरअंदाज हो सकता है इस वक्त जो चल रहा है, ये मुजाहरे, एहतजाज, आईनी तरमीम वाला मामला, ये तो नहीं इसको अगर कोई ये समझे कि वो एक्सटर्नल पावर, स्ट्रेंथ या स्टेबिलिटी को प्रोजेक्ट कर सकता है विद इंटरनल इंस्टेबिलिटी, तो वो एक कहते हैं ना फूड पैराडाइज में रहना होगा। आप वही प्रोजेक्ट कर सकते हैं टू द आउटसाइड वर्ल्ड जो आपके इंटरनल हो। अगर आप इंटरनली इकोनॉमिकली सॉवरेन होंगे, पॉलिटिकली स्टेबल होंगे, तो आपकी एबिलिटी टू रन योर डिप्लोमेसी एकदम बढ़ जाती है। और इस वक्त फ्रैंकली स्पीकिंग अनफॉर्चुनेटली हम वी नॉट एट द बेस्ट ऑफ प्लेसेस इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, लेकिन यकीनन होपफुली थिंग्स विल गेट बेटर। So let's remain positive on this, but at the end I think as far as the budget is concerned, हमें जनरली इसको बहुत पॉजिटिवली देखना चाहिए। और हमें इंडिया, अनलाइक इंडिया जिन्होंने
जब फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी वहां गए तो जयशंकर साहब ने खुद बहुत ही एक अनप्रेसिडेंटेडली फॉरेन मिनिस्टर लो लेवल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की सजा, हमें उसका टिट फॉर टैट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें उनको पाकिस्तानियत दिखानी चाहिए बजाय इसके कि हम रिएक्टिव। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया। हिना रब्बानी खान साहब हमारे साथ मौजूद थी और कह रही थी शंघाई ताउन तंजीम के जो आने वाला इजलास है उस हवाले से। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।